अरे चिंटू, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? लेक्चर तो खत्म हो गया ना, तो स्पोर्ट्स का पीरियड है। जाओ खेलो बाहर। तुम रो क्यों रहे हो? डांटा किसने? माँ ने डांटा। क्यों? नंबर कम आए इसलिए? तो इसमें कौन सी निराश होने वाली बात है? ये तो कोई बात नहीं हुई स्पोर्ट्स का पीरियड छोड़ने के लिए। अच्छा, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मुझे डांट नहीं पड़ती होगी? तुम्हें तो फिर भी माँ ही डांटती है। मुझे तो हॉस्टल में बड़े भाई साहब छिल दिया करते थे। आओ इधर आओ। अरे आ जाओ, बैठो, तुम्हें बताता हूँ कि मुझे कैसे डांट पड़ती थी। बैठो। अंक कम आए तो निराश। मेरे बड़े भाई साहब जो थे वो मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन थे 3 दर्जे आगे। हालांकि उन्होंने पढ़ाई उसी उम्र में शुरू की थी जिस उम्र में मैंने शुरू की, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। वो इस भवन की बुनियाद बहुत पुख्ता रखना चाहते थे ताकि उस पर बाद में एक आलीशान इमारत बना सके। इसलिए 1 साल का काम 2 साल, कभी कभी तो 3 साल भी लगा देते थे। और मुझसे भी यही कहते थे, क्यों लाला है, तुम्हें हर काम की इतनी जल्दी क्यों होती है यार? जल्दी का काम शैतान का। एक साथ 4-4 सीढ़ियां चढ़ोगे, पैजामा भी फाड़ लोगे और कहीं चोट भी लगा लोगे। बुनियाद ही पुख्ता नहीं होगी तो मकान कैसे पायादार बनेगा? बात उनकी सही थी। भाई वो बड़े थे, मैं छोटा था। मेरी उम्र करीब उस समय 9 साल थी और वो 5 साल बड़े थे, मतलब कि 9, 5, 14 साल के थे। इसलिए उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का जन्म सिद्ध अधिकार। और मेरी शालीनता इसी में कि उनके हुक्म को कानून समझूं। भाई साहब जो थे वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील व्यक्ति थे। दिन भर किताब खोले बैठे रहते। हाँ, कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए जो कॉपी या किताब होते हैं ना, उसके हाशिए समझते हो ना? ये सामने कॉपी के सामने जो होता है ना हिस्सा, मार्जिन, उस पर कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, कबूतर, इन सब के चित्र बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम वाक्य 10, 20, 50 बार लिख डालते। और कभी कोई अच्छी सी कविता बार बार सुंदर अक्षरों में नकल उतारा करते। मुझे जो साहित्य से अनुराग हुआ वो भाई साहब की इन्हीं हाशियों वाली हरकतों की वजह से हुआ। एक बार मैं ऐसे ही उनकी कॉपी उलट रहा था तो सहसा मेरी नजर एक इबारत पर पड़ी। लिखा था, हमेशा देर कर देता हूँ। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मदद करनी हो यार की या ढारस बंधाना हो, बहुत देरी ना रास्तों पर उससे मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना, किसी को भूल जाना हो, किसी को याद रखना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत कुछ और थी, जाकर उसे ये बताना हो, हमेशा देर। नहीं, ये रचना भाई साहब की नहीं, ये तो पाकिस्तानी शायर मुनीर नियाजी साहब, उनकी रचना है। भाई साहब तो कुछ ऐसी शब्द रचना करते थे जिसका कोई सामंजस्य तालमेल ही नहीं होता था। ऐसे ही उनकी कॉपी उलट रहा था तो एक दिन ये इबारत देखी। लिखा था, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक दरअसल। और उसके बाद में एक आदमी का हंसता हुआ चेहरा, थोड़ा मोटा था। मैंने देखा कि यार इस चेहरे को तो कहीं देखा है। फिर समझ में आया ये तो हमारे भौतिकी वाले शिक्षक है। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कुछ न कुछ अर्थ निकाल लूं,
लेकिन उनकी पहली का अर्थ निकालना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात, क्योंकि उन्होंने ये रचना नवी जमात में की थी, मैं 5वीं में कैसे समझ सकता था। उनसे पूछने का साहस भी नहीं हुआ, उल्टा मुझे पे फट पड़े, क्यों लाला तुम्हें यार इतनी आसान सी पहली समझ में नहीं आती, मेरे दर्जे में आओगे तो क्या होगा। आवेल मुझे मार, कौन अपने पैर कुल्हाड़ी मारे। ये तो वह भाई साहब की बात जो अध्ययनशील प्रवृत्ति के थे, और मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। दिन भर बस खेल कूद, 1 घंटा भी किताब उठा के रखना मतलब पहाड़ सर पे उठाने जैसा। जैसा ही अवसर मिलता मैं तो हॉस्टल से निकलकर खुले मैदान, बस फिर क्या है, कंकरियां बनाकर उछाल रहे हैं, कागज की तितलियां उड़ा रहे हैं, और कहीं कोई साथी मिल जाए तो फिर तो बस पूछो ही मत। साथी था मेरा एक बंटी, बस फिर तो 4 दीवारी से चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, बड़े से दरवाजे पर वार, और वो हॉस्टल का बड़ा सा दरवाजा नहीं होता, उस पर मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। अरे लिया होगा ना, वो दोनों पांव उसमें फंसा के और फिर एक आदमी तो से धक्का देता, ठक से टकरा के वापस। लेकिन कमरे में घुसते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मेरे तो प्राण सूख जाते थे। कमरे में दाखिल होते ही भाई साहब का पहला सवाल होता था, अरे लाला कहाँ थे। अरे तुमसे पूछ रहा हूँ भाई कहाँ थे, जवाब दो कहाँ थे। ये सवाल इसी तरह से अलग अलग राग रागिनियों में मुझसे पूछा जाता, और मेरे पास सिवाय कोई जवाब ही नहीं होता। पता नहीं उनसे कभी ये कोई नहीं कह पाया कि भाई साहब मैं जरा, मेरा मन बता देता कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के पास सिवाय रोष भरे शब्दों के सत्कार के मेरे कोई इलाज नहीं बचता। बंटी के साथ ना, ये बंटी पता कैसे दोस्त होते हैं, धोखेबाज। इम्तिहान से ठीक पहले रात तक कहेंगे कुछ नहीं पढ़ा भाई, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, नहीं कुछ नहीं पढ़ा, और जब परिणाम आते हैं तो सबसे अधिक अंक इन्हीं के। क्या हुआ पिछली मासिक परीक्षा में, कितने आए अंग्रेजी में तुम्हारे अंक? 10 में से 2, और उसके 10 में से 9, 2 9। इस तरह पढ़ोगे अंग्रेजी, इस तरह पढ़ोगे अंग्रेजी, जिंदगी निकल जाएगी, एक हर्फ नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल है कि जो चाहे वो पढ़ ले? ऐसे तो फिर कोई भी हरा के थुकेरा अंग्रेजी का विद्वान हो जाए। यार रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर आती है विद्या। और आती क्या, बस कहने को आ जाती है। इसे मार लगाते जाते हैं, आईंडी ठोकते चले जाना, समझ रहे अंग्रेजी आ रही। राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा, धर्म को धर्मा, हर कहीं ये लगा रहे हैं। और लाला तुम कितने बड़े होंगे हो यार, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। तुम अपनी आंखों देखते हो, और अगर नहीं देखते हो ना लाला, तो ये तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, तुम्हारी नजर का कसूर है। आए दिन हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल के मैच होते रहते, मैं पास नहीं फटकता। इतने मेले तमाशे होते हैं, कभी जाते देखा है मुझे घूमने? इतनी मेहनत करता हूं यार, तिस पर भी एक ही कक्षा में 2-2 साल, 3-3 साल पढ़ा रहता। फिर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि इस तरह खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो ना लाला 2-3 साल ही लगते हैं। तुम इसी तरह करते रहे तो दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे उम्र भर। नहीं, तुम्हें अगर अपना जीवन इसी तरह से बर्बाद करना तो ठीक है, कोई बात नहीं, गांव चले जाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलो। ये दादा की गाड़ी कमाई कर रुपए क्यों बर्बाद करते हो यार? ये लताड़ सुनकर तो मेरे आंसू निकल जाते, किसी के भी निकल जाएंगे। अपराध मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश कला में निपुण, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते, ऐसे ऐसी लगती बातें करते कि दिल टूट जाता और हिम्मत छूट जाती। उस निराशा के माहौल में कुछ देर के लिए सोचने लगता कि चलो काम क्या है इसमें, जो काम अपने बूते का ही नहीं है उसमें हाथ डालकर जीवन बर्बाद क्यों करना? समझदारी नहीं, मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन ये भाई साहब की तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति सोचकर ही चक्कर आ जाते हैं। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट पड़ते।
मन में पक्का विचार करता कि इस बार तो भाई साहब को बता कर रहूंगा कि पढ़ाई कैसे होती है, और चटपट एक टाइम टेबल तैयार कर लेता। भाई बगैर कोई स्कीम बनाए, कोई योजना बनाए, काम कैसे शुरू हो? हाँ, उस टाइम टेबल में खेल कूद की बात मत पड़ जाती, बिल्कुल सिरे से उड़ जाती। बस बताऊंगा भाई साहब को, बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे होती है। सुबह 6 बजे उठकर हाथ मुंह धो, नाश्ता कर, पढ़ने बैठ जाना। 6 बजे से 8 बजे तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, 9:30 बजे स्कूल, फिर भोजन, फिर 3:30 बजे वापसी, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, फिर 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक हिंदी, फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6 से 6:30 तक हिंदी अनुवाद, 7 से 8 तक ग्रामर, 8 से 9 तक विविध विषय, और फिर विश्राम। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ, मन में है विश्वास, पूरा है। कल से पढ़ेंगे। ऐसा टाइम टेबल एक बना लेना बात है, और उस पर अमल करना बिल्कुल दूसरी ही बात। पहले ही दिन उस टाइम टेबल की अवहेलना शुरू, और मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के ठंडे ठंडे झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की तेजी, और कबड्डी के दाव पेच। ये अरे लगा, ये पैर लगा रहे हैं हमें टी-शर्ट। क्या बात? खा कसम कसम खा गया बेईमान। ना, ये कहावत सच नहीं है कि खेल और जंग में सब जायज है। ये बेईमानों की कहावत है। ईमानदारों की कहावत है कि खेल और जंग में सब जायज नहीं, जो हो वो सब जायज हो। ये कहावत है। लेकिन ना तुम्हारे साथ बस घर गया, पानी पीकर वापस उसी खेल के मैदान अपने आप मुझे अपनी ओर खींच। मैं सब कुछ भूल जाता, वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी का होश नहीं रहता। और भाई साहब को फिर नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भी दूर भागता, कमरे में इस तरह दबे पांव प्रवेश करता कि भाई साहब की नजर मेरी और उठी, मेरे तो प्राण निकले। हर समय सर पर नंगी तलवार लटकती रहती। मैं उनकी नजरों से भी दूर भागता, लेकिन जिस तरह मौत और विपत्ति के बाद भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, ठीक वैसे ही खेल कूद का तिरस्कार मैंने कर सका। सालाना इम्तिहान हुए, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गए, पता नहीं कैसे। अब मेरे और उनके बीच केवल 2 दर्जे का अंतर बाकी था। जी मैं आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूं। क्यों भाई साहब, कहाँ गई वो आपकी घोर तपस्या? देखिए मजे से खेलता रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन भाई साहब बड़े दुखी और उदास थे। उनसे दिली हमदर्दी हुई। घावों पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अपने ऊपर एक अभिमान हुआ, आत्माभिमान भी जागा, ईगो और कॉन्फिडेंस। आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था कि अगर इस बार भाई साहब ने नसीहत और फजीहत की तो साफ कह दूंगा, अरे भाई साहब आपने कौन सा तीर मार दिया, कौन जला कर? मैं तो खेलते कूदते में दर्जे में अव्वल। हालांकि जबान से हिकड़ी जताने का साहस मुझ में नहीं था, लेकिन मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब पीछे भाग गए। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय खेल कूद की भेंट कर घर वापस लौटा
तो उन्होंने तलवार ही खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। गुगली दिन थक गए होंगे। हलवा बनाया है, खा लो बेटा। है ना? जी भाई साहब। कहाँ चल दी है भाई साहब? वो हाथ धो लो ना, गेंद उठाई थी नाली में से। तुम्हें व्यंग समझ में आता? व्यंग समझ में आता? इस साल पास हो गए हो, दर्जे में अव्वल आ गए तो दिमाग फिर गया है तुम्हारा? इधर खड़ो आके। घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी हस्ती क्या है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा होगा, क्या उपदेश लिया तुमने उसके चरित्र से? है या वही महज बस पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है लाला। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो समझो उसे जीवन में उतारो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। हालांकि अंग्रेजों का राज्य रहा है कुछ समय पहले तक इसी तरह पूरी दुनिया पर, लेकिन उन्हें भी कोई चक्रवर्ती नहीं कहता था, क्योंकि संसार से बहुत से देश थे जो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन। लेकिन रावण भूमंडल का स्वामी, आग और पानी के देवता उसके दास। अरे 9 ग्रहों को तो कुर्सी से बांध रखा था, शनि पर तो पैर रख के बैठता था सामने वाला। लेकिन क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। जब पानी का देवता उसका दास था ना, अंत समय में कोई उसको चुल्लू भर पानी देने के लिए नहीं था, चुल्लू भर। लाला, आदमी जीवन में चाहे जो कुकर्म करे, बस घमंड न करे, अभिमान न करे, इतराए नहीं। बस घमंड किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल तो पढ़ा होगा ना। उसे लगता था कि उससे बड़ा ईश्वर का सच्चा भक्त संसार में कोई नहीं है दूसरा। क्या हुआ? स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया गया। अरे शाह रोम ने भी एक बार घमंड किया था, भीख मांग मांग कर मर गया, भीख मांग मांग कर। तुमने तो अभी 1 दर्जा पास किया और फिर तो बढ़ लिए लाला तुम आगे, फिर तो बढ़ लिए। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, बस अंधे के हाथ बटेर लग गई। लेकिन वो कहावत सुनिए ना, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है आग पर, दूसरी बार जल जाती है। क्या कहा? मैं क्या बुद्धू रहा कि मैं फेल हो गया और ज्ञान दे रहा हूं? फेल हुआ हूं, बहरा नहीं, सब सुनाई देता मुझे। जब मेरे फेल होने पर मत जाओ लाला, मेरे फेल होने पर मत जाओ। जब मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों पसीना आ जाएगा, जब अलजबरा ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। राजाओं को नाम याद कर लेना आसान समझते हो? हैं? 8 तो हेनरियो गुजरे। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ ऐसे याद कर लेना आसान समझते हो? अरे हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दो, सारे नंबर कट। सिफर भी नहीं, सिफर समझते हो? 0 वो भी नहीं मिलेगा, हो किस ख्याल में? तो विलियम हुए यार, घोड़ियों चार्ल्स, सैकड़ों जेम्स। इन अभागों को सारे नाम भी नहीं सूझते थे। एक ही नाम क्या कि 2 तम चौतम पंचम मुझसे पूछ लेते लाला, 10 लाख नाम तो मैं बता देता यार। और ज्योमेट्री की तो बस खुदा ही पना। जय की जगह जय लिख दो, सारे नंबर कट। अब इन निर्दयी मुमतहिनों को कोई नहीं बताता कि जय की जगह जय लिख दिया तो क्या अंतर पड़ता है, और क्यों व्यर्थ की बात के लिए छात्रों का खून पीते हो? दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी, बताओ मुझे क्या अंतर पड़ता? लेकिन नहीं, अध्यापक तो सिर्फ ये देखते हैं कि किताब में क्या लिखा, और चाहते हैं कि किताब का अक्षर अक्षर शब्द शब्द रट जाए लड़के, और उसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है तुमने।
इस रेखा पर वो लंब गिरा तो आधार से 2 गुना हो जाएगा। पूछिए क्या प्रयोजन है इसका? अरे 2 गुना नहीं, आधा रह जाए, 4 गुना हो जाए मेरी बला से। लेकिन नहीं, परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। कहां चलती है भाई साहब? अभी खत्म नहीं हुआ है कि वापस जाना है? हिंदी आसान समझते हो, सबसे कठिन है। कह देंगे समय की पाबंदी पे संक्षेप में एक निबंध लिखिए जो 4 पन्नों से कम का ना, बस कॉपी खोलिए, कलम हाथ में लीजिए और रोइए उनके नाम को। कौन नहीं जानता है कि समय की पाबंदी कितनी अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, परिवारजनों का उस पर स्नेह होता है, कारोबार में तरक्की होती है। लेकिन इस जरा सी बात पे कोई 4 पन्ने कैसे लिखेगा? तुम मुझे बताओ। नहीं, तुम ले लो कलम हाथ में, तुम बता दो, तुम लिख दो। है? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उस पे 4 पन्ने रंगने का क्या मतलब? मैं वक्त की बर्बादी समझता हूं, समय का महत्व में समय की बर्बादी। ये कोई किफायत नहीं है, दुरुपयोग है, हिमाकत समझता हूं मैं इसे। और पन्ने भी छोटे मोटे नहीं, अलग, वो तो फिर भी लिख दे, पन्ने फुल स्केप के। और अनर्थ क्या उस पे? कहेंगे समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध, संक्षेप तो 4 पन्नों से कम का ना हो। संक्षेप में तो वो 4 पन्ने, ये तो क्या 100-200 पन्ने लिखवाते हैं। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, है ना उल्टी बात। बालक भी इतनी सी बात समझता है, बालक भी, तुम भी समझ जाओगे, लेकिन अध्यापकों को इतनी तमीज नहीं। ऊपर से कहेंगे हम अध्यापक हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो मेरे दर्जे में आओगे ना लाला, तो ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। अभी इस दर्जे में पास हो गए हो तो दिमाग फिर गया। लाख फेल हो गया हूं, लेकिन तुमसे बड़ा, संसार का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है, इसलिए जो कह रहा हूं उसको गिरह बांधिए। गिरह समझते हैं? गांठ बांधिए, वरना पछताइएगा जीवन भर। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो पता नहीं उपदेश माला कब समाप्त होती। भाई साहब ने मतलब अपने दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र मुझे सामने खींचा। भोजन मुझे उस दिन निस्वाद सा लगा। भाई पास होने पर इतनी हिकारत, फेल होने पर तो प्राण ही ले लिए जाएंगे किसी दिन। घर स्कूल छोड़कर घर क्यों नहीं भागा, आज तक मुझे आश्चर्य। लेकिन इतनी डांट फटकार फजीयत के बाद भी पुस्तकों में मेरी रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई असर आज से नहीं जाने देता था, नहीं पढ़ता भी था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना कि रोज का टास्क रोज पूरा हो जाए और दर्जे में किसी के सामने जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो एक विश्वास पैदा हुआ था वो भी जाता रहा। फिर चोरों सा जीवन कटने लगा। हालांकि चोरों से जीवन की मुक्ति का एक अवसर मेरे हाथ में आया था, लेकिन मैंने उसे वैसे ही गंवा दी। गलतियां इतनी करता हूँ। 2 हफ्ते बाद होली थी, मैं भाई साहब के पास चला गया। भाई साहब, वो अम्मा कही थी कि इस बार गांव आ जाना, गुजिया वुजिया बना दी, राशन वाशन लेके आ जाना, तो हम चले जाए। हाँ एक काम करो लाल, तुम चले ही जाओ। जी भाई साहब, मैं कपड़े पे व्यंग समझता कि लेके और चले भागने। 2 हफ्ते बाद इम्तिहान है और तुम्हें होली मनानी है। पढ़ने बैठो। मैं सोच रहा था कि मिठाई त्योहार है, हम वो बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, हम बाजार जा रहे हैं, लेते आ जाएंगे गुजिया। वैसे वो मावे वाली अगर नहीं आटे वाली चाहिए। प्यार तो करते थे भाई साहब, ऐसी बात नहीं।
उनका जाना हुआ और उसी टाइम बंटी का आना हुआ। होली है, मैंने कहा भाई साहब मैं तो हिसाब की परीक्षा देना। अरे नहीं, अरे क्या कर रहा है, चलो होली मनाएंगे। होली, अरे नहीं अभी भाई साहब छिल के गए, पगला है क्या? नहीं, अरे अब तो चलना पड़ेगा, होली है। नहीं, अरे तो हम यही कलर डाल देंगे। अरे नहीं, अरे नहीं, मन तो हमारा भी बहुत था, हमें तो बस एक सहारा चाहिए था, बंटी ने वही सहारा दिया। फिर उसके बाद क्या, कौन महीनवा में बरसे न बरसे, पगनिया में रंग रज रज के बरसे, पगनिया में रंग रज रज के बरसे। अरे बाग वाली भीजे बगीचा वाली भीजे, बाग वाली भीजे बगीचा वाली भीजे, वो भी भीजे जो निकले नगर से, पगनवा में रंग रज। अरे नहीं, कीचड़ तो कौन निकलता, नहीं अरे गोबर मत, अरे हमारी कमीज पड़ जाएगी। और उसके बाद तो वो कीचड़ गोबर ऑयल सब से रगड़ दिया गया। ऐसी हालत में घर पहुंचे, पगनिया में रंग, भाई साहब पहले से खड़े थे, बरस गया रंग, सब बीच गए होंगे, बाग वाली बगीचे वाली बाहर वाली है। इससे अच्छा तो घर ही चले जाते, कुछ अम्मा दादा की मदद हो जाती खेत पर। पढ़ने बैठो। फिर जोरों से जीवन कटने लगा। फिर अगले इम्तिहान तक मैं भाई साहब के आसपास भी नहीं गया, 2 हफ्ते तक। 2 हफ्ते बाद इम्तिहान हुआ, भाई साहब फिर फेल हो गए। मैं दर्जे में अव्वल आया, पता नहीं कैसे, मुझे खुद आश्चर्य। मैंने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की थी, भाई साहब ने तो प्राणांतक परिश्रम किया था। मतलब इधर भोर में 4:30 से 9:30 तक, उधर स्कूल से आने के बाद 3:30 से रात के 10:30 बजे तक, मतलब मुद्रा कांतिहीन हो गई। अगर अम्मा उस समय देख लेना तो जगह होगा हमारे लला के, हैं? अरे तुम दत्ता को परेशान करो तो का है? नहीं अम्मा, वो तो परीक्षा में है ना, थोड़ा दिमाग में मेहनत करने से ऐसा हो जाता है। जब पुस्तकन खा रही क्या हमारे लला, जब पुस्तकन खा रही, चला घर चलो, नहीं हमें नहीं पढ़ना, ये लला खा जाएंगे हमारा। माँ ने डांटा ना, तो माँ का प्रेम ऐसा ही, नंबर भले कम हो, पर अगर शरीर पे चमड़ी की एक परत भी कम हो तो इनके बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। रिजल्ट सुनाया गया तो भाई साहब रो पड़े, मैं भी रो दिया। अपने पास होने की खुशी आधी रहेगी। हाँ, अगर मैं फेल हो जाता तो शायद भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, लेकिन विधि की बात तो अब भाई साहब और मेरे बीच केवल 1 दर्जे का, 1 दर्जे बस। मन में ये कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और 1 साल और फिर किस आधार पर मेरी फजीयत करेंगे। लेकिन मैंने तुरंत इस कुटिल विचार को अपने मन से निकाल कर बाहर फेंक। अरे भाई, अगर भाई साहब मुझे डांटते हैं तो मेरे हित के विचार से ही डांटते हो, और उनकी डांट फटकार का ही परिणाम हो कि मैं दनादन पास होते जा रहा हूँ, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। हाँ, भाई साहब भी उस दिन से थोड़ा नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी धीरज से काम लेने लगे। शायद उन्हें ये लगने लगा था कि उन्हें मुझे डांटने का अधिकार रहा नहीं, और अगर रहा भी है तो बहुत कम। अच्छा, मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता, टॉलरेंस का अनुचित लाभ उठाने लगा। बस मुझे ये गुमान हुआ कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर तो है ही बलवान। इसलिए भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ लिया करता था, वो भी बंद। अब मुझे एक नया शौक चल रहा है, पतंगबाजी। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट। हालांकि मैं पतंगबाजी भाई साहब की नजर बचा कर ही करता था, क्योंकि मैं उनका अदब करता था, आज भी भली फेल हो रहा हूँ। इसलिए पतंग उड़ाना, मांझे देना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, ये सब योजनाएं गुप्त रूप से हल की जाती। मैं कभी उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होने देना चाहता था कि मेरी नजरों में उनका लिहाज कुछ कम हुआ है। एक दिन
हॉस्टल से दूर एक कनकौआ कटा हुआ उड़ता चला जा रहा था और मैं एक पूरी बालकों की टोली के साथ उसे लूटने के लिए दौड़ा चला जा रहा था। आंखें आसमान पर थी और मन उस आकाशगामी पथिक पर जो मंद गति से झूमता हुआ अपने पतन की ओर चला जा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बालकों की एक पूरी सेना, झंडे, लग्गे, बांस, पतंग लूटी है ना? है? अरे तो लूटो भाई। पतंग लूट के उड़ाने में जितना मजा आता है ना, उतना खरीद के उड़ाने में नहीं आता। हम सब पतंग के साथ ही आसमान में उड़ते चले जा रहे थे, जहां सब कुछ समतल, न किसी मोटर, कार, ट्राम, किसी की सुध-बुध नहीं। और अचानक से मुठभेड़ हुई। मोटर कार से नहीं, भाई साहब से। मोटर कार से हो जाती तो फिर भी ठीक था। भाई साहब ने तो वही मेरा हाथ पकड़ा और उग्र भाव से शुरू हो गए, बीच बाजार में छीलने लगे। एक धेले के कनकौए के लिए बाजारी लौंडों के साथ दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इस बात का भी लिहाज नहीं है कि तुम अब नीची जमात में नहीं हो, 8वीं जमात में हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे है। आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल होना चाहिए, कुछ तो। एक जमाना था जब 8वां दर्जा पास करके लोग नायब तहसीलदार हो जाया करते थे। मैं खुद कितना मिडिलचियों को जानता हूं जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और नंबर 1 के थानेदार। कितनी ही 8वीं जमात पास हमारे लीडर हैं, बड़े बड़े समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आके धेले के कनकौए के लिए लड़ा। मुझे दुख होता है तुम्हारी कमकली पर यार। माना कि तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसी ज़हनियत का क्या फायदा जो आपके आत्मगौरव की हत्या कर दे। तुम्हें अपने दिल में लग रहा होगा कि मैं अब भाई साहब के समीप आ गया हूं तो उन्हें मुझे कुछ भी डांटने, समझाने, सुधारने का अधिकार नहीं। तो यह गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो लाला। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे कल को तुम मेरे ही दर्जे में आ जाओ, और परीक्षकों का हाल ऐसा ही रहा तो हो सकता है तुम अगले साल मेरे दर्जे में आ जाओ और उसके अगले साल मुझसे एक दर्जा आगे भी निकल जाओ। लेकिन तुम में और मुझ में जो 5 साल का अंतर है ना, उसे खुदा भी नहीं मिटा सकता। संसार की जो समझ मुझ में है ना, वो तुम्हें कभी नहीं हो सकती, चाहे तुम MA, BA, MPhil, PhD, DLT क्यों ना, अरे DLT क्यों ना हो जाओ भाई। किताबें पढ़ना अच्छी बात है लगा, लेकिन समझ सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती, जिंदगी पढ़ने से आती है। इसीलिए बड़े बड़े लेखक कहते हैं यात्रा करो, यात्रा करो। क्यों? क्योंकि अनुभव मिलेगा, तजुर्बा होगा। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, तथापि 5 जमात से आगे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें हमें डांटने, सुधारने का अधिकार है, रहेगा। नहीं, इसलिए नहीं लाला कि वो हमारे जन्मदाता हैं या फिर हमें महीने के महीने खर्चा भेज देते, बिल्कुल नहीं, इसलिए बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा तजर्बा है। अमेरिका में कौन सी राज्य व्यवस्था है, हेनरी 8वें ने कितने विवाह किए है? या आकाश में कौन से ग्रह नक्षत्र है, ये सब बातें भले उनको नहीं पता हो, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जीवन चलाने के लिए जरूरी है, वो हमसे तुमसे ज्यादा जानते हैं। नहीं, देव न करे कल को मैं बीमार पड़ा, मान लो एक घड़ी तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाए, तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाए, सिवाय दादा को तार देने के तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा। लेकिन दादा किसको तार देंगे? न तार देंगे, न बदहवास होंगे, न घबराएंगे। पहले मर्ज देखकर, नब्ज देखकर मर्ज की पहचान करेंगे। इलाज हुआ तो ठीक, नहीं तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, लेकिन बदहवास ना होंगे। बीमारी तो बहुत बड़ी बात है लाला। हम तुम तो यह भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा महीने भर कैसे चले। दादा जो कुछ भिजवाते हैं 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, उसके बाद मुंह ताकते हैं एक दूसरे का, नाई धोबी से मुंह चुराते घूमते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, नाश्ता।
आज हम तुम जितना खर्च करते हैं ना, उससे आधे में ज्यादा ने अपनी जिंदगी बड़ी नेक नामी और इज्जत से गुजारी है, और उस परिवार का पालन पोषण किया जिसमें पूरे 9 लोग थे। हेडमास्टर साहब कोई ले लो अपने, एमए है नहीं है, यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड, लाख रुपया पाते हैं। घर का प्रबंध कौन करता? उनकी बूढ़ी माँ यहां आके सबकी डिग्री फेल हो जाती है, बस यहां आके। पहले खुद घर का प्रबंध करते थे तो महीने के आखिर में कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से माताजी ने घर का प्रबंध हाथ में लिया है, ऐसा लगता है जैसे कि लक्ष्मी आ गई हो। इसलिए लाला, ये बात अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल देना कि मेरे समीप आ गए हो तो जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हो। बातों से माने वो तो ठीक है, नहीं तो अब मैं इसका प्रयोग करूंगा। तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी, लेकिन क्या करूं, मेरा भी जी लग जाता है कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल के मैच देखूं, मेले तमाशे घूमूं, लेकिन अगर मैं ही बेराह चल जाऊं तो क्या होगा? तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? ये कर्तव्य भी तो मेरे सर है ना। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आपको डांटने का अधिकार है, समझाने का, और अगर नहीं माना तो आप मार दिया कीजिए। लेकिन ये बात मैं कभी उनसे कह नहीं पाया, क्योंकि हमेशा देर कर देता हूं। हुआ है क्या, उसी समय एक कटा हुआ कनकौवा हमारे सर की ओर से जा रहा था। बस बालकों की एक पूरी सेना पीछे पीछे दौड़ी चली आ रही थी। भाई साहब थे ही लंबे, उन्होंने तुरंत एक सिरा पकड़ा, पतंग का, लगे हॉस्टल की तरफ भाग रहे। मैं पीछे से चिल्लाया, भाई साहब मैं दौड़ रहा था इसके पीछे। अरे भाई साहब मैं भी उड़ाऊंगा, भाई साहब मैं तो दौड़ रहा था इसके पीछे, भाई साहब। उस दिन भाई साहब के लिए मेरे मन में एक नई श्रद्धा उत्पन्न। मैं सचमुच खुद को लहू महसूस करने लगा। उनके लिए सम्मान बढ़ा। जिस तरह से भाई साहब पढ़ रहे थे, उन्हें तो पढ़ाई छोड़ के गांव जाना ही था। लेकिन गांव जाकर भी उन्होंने दूसरे क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की। उन्होंने इतनी अच्छी खेती किसानी की कि गांव में पहले नंबर पर आए, परीक्षा में भले पहले नंबर पर ना। और मैं भी जब कभी निराश होता था, टूटता था, तो मुझे भी वो सांत्वना देते थे। जैसे एक कविता कहते थे, और ये उनके खुद की रचना थी। जब भी गिरता था तो कहते थे, तुम ही नहीं गिरे हो, सभी गिरे। मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है। फिर गिरने में काहे का भय? सुबह ओस गिरती है, दोपहर धूप गिरती है, शाम छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म? जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल कर गिरा था, वो न उठा जो मन से गिरा था। ये कविता मुझे बहुत मदद करती थी। आज उन्हीं की सब शिक्षाओं का परिणाम है कि मैं एक विद्यालय में अध्यापक। कई बार मुझे कहते हैं कि मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान होता तो उसी विद्यालय में प्रधान अध्यापक होते। मैं ठीक है भाई साहब, अध्यापक से ही काम चला लूंगा। तो ऐसे थे भाई साहब, दिन भर डांट फटका। इसलिए डांट का बुरा नहीं मानना, समझे? स्पोर्ट्स के पीरियड में स्पोर्ट्स, समझे? और पढ़ाई के पीरियड में पढ़ाई, ठीक है? तो चलो खड़े हो और जाओ सीधे पढ़ने, समझे? मैं भी दूसरा लेक्चर देने जा रहा हूँ। फिर बाकी बातें किसी दिन भाई साहब की, और कभी बहुत सारी बातें कहते थे।